कल्पना कीजिए कि एक छात्र अपनी 10वीं क्लास का एकदम टॉपर बच्चा है। उसके नंबर कभी भी 95% से नीचे नहीं आए। स्कूल में हर कोई सोचता है कि वो तो एकदम जीनियस है। हाँ, और उसे खुद भी यही लगता है कि उसने तो पढ़ाई का पूरा सिस्टम ही क्रैक कर लिया है। बिल्कुल। लेकिन फिर 11वीं क्लास का पहला दिन आता है। वो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेई की तैयारी शुरू करता है। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। हाँ, और फिजिक्स का एक सवाल देखकर उसे लगता है जैसे जैसे किसी ने उसके सामने किसी एलियन भाषा की कोई किताब रख दी हो। मतलब उसे समझ ही नहीं आता कि सवाल शुरू कहाँ से करना है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। और मैं आपको बताऊं, लगभग हर टॉपर इस दौर से गुजरता है। अच्छा। हर टॉपर। हाँ। बिल्कुल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रातों रात खेल के नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। लेकिन उन छात्रों को दुर्भाग्य से ये कोई नहीं बताता कि अब उन्हें खेलने का अपना तरीका भी बदलना होगा। वो उसी पुरानी रणनीति से नया गेम जीतने की कोशिश करते हैं, जो कि काम नहीं आती। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है। हमारे पास जो आज का स्रोत है, 11वीं कक्षा के लिए जेईई सफलता का ब्लूप्रिंट। बहुत ही शानदार स्रोत है ये। हाँ, तो हम इसके जरिए इस पूरे बदलाव को डिकोड करेंगे। हम ये समझेंगे कि 10वीं तक जो रट्टा मारने का मैजिक फॉर्मूला था, वो 11वीं में आकर ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर जाता है। एकदम सही। और देखिए, हम सिर्फ समस्या पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम इस ब्लूप्रिंट से ये भी निकालेंगे कि स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी के बीच बिना पागल हुए एक ऐसा डेली रूटीन कैसे बनाया जाए जो सच में काम करे। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ इस बात का मुकाबला नहीं है कि कोई दिन में कितनी किताबें पढ़ सकता है। तो फिर ये क्या है? ये असल में इस बारे में है कि दिमाग जानकारी को किस तरह से प्रोसेस करता है। मतलब ये पूरी तरह से अपनी सोचने की प्रक्रिया को रीवायर करने का विज्ञान है। चलिए इसे समझते हैं। मतलब सबसे पहले इसी बात की गहराई में चलते हैं। हमारा जो स्रोत है वो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि रट्टा मारने की तकनीक, जिसे मेमोराइजेशन कहते हैं, वो प्रवेश परीक्षाओं में पूरी तरह से फेल हो जाती है। 100% फेल हो जाती है। लेकिन ये बदलाव इतना अचानक और इतना भयानक क्यों होता है, मैं ये सोच रही थी। इसे समझने के लिए ना हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि 10वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम आखिर टेस्ट क्या करते हैं। वो क्या टेस्ट करते हैं? मेमोरी? बिल्कुल, वो मुख्य रूप से मेमोरी टेस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए सवाल आता है कि न्यूटन के नियम क्या हैं, तो छात्र ने जो किताब में पढ़ा है वहीं कॉपी पर लिख देता है। हाँ, और उसे पूरे नंबर मिल जाते हैं। एकदम। लेकिन जेईई को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किसी को न्यूटन का नियम रटा हुआ है या नहीं। तो वो क्या देखते हैं? वो परीक्षा ये देखती है कि जब स्थिति बहुत ही जटिल हो, एकदम उलझी हुई हो, तब क्या वो छात्र उस नियम को लागू कर सकता है या नहीं, यानी एप्लीकेशन। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं, हाँ, बताइए। तो 10वीं क्लास की पढ़ाई एक मैनुअल पढ़कर साइकिल चलाने जैसी है। हाँ, बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। मतलब चीजें बहुत सीधी होती है ना। पेडल मारो, ब्रेक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। कोई भी आराम से सीख सकता है। बिल्कुल। लेकिन जेई की तैयारी ये किसी गीले और खतरनाक नेशनल हाईवे पर हाई स्पीड रेसिंग बाइक चलाने जैसी है। मतलब आप सिर्फ मैनुअल रटकर काम नहीं चला सकते। कोई भी सिर्फ मैनुअल रटकर उस रेसिंग बाइक को नहीं संभाल सकता। ड्राइवर को सच में ये महसूस करना होगा कि किस बाइक का इंजन कैसे काम करता है, क्लच और गियर का तालमेल क्या है। हाँ, और सड़क के हिसाब से टायर कैसे रिएक्ट करेंगे। यहाँ जो बात सबसे रोचक है वो ये है कि एग्जाम सेट करने वाले लोग सवालों को डिजाइन ही इस तरह से करते हैं कि रट्टा मारने वाले तुरंत बाहर हो जाएं। अच्छा, वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। बिल्कुल। स्रोत में ये साफ लिखा है कि ये क्या है से आगे बढ़कर छात्रों को ये क्यों है और ये कैसे काम करता है पर फोकस करना होगा। क्योंकि जेईई का कोई भी सवाल, मतलब कोई भी सवाल, सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट पर आधारित नहीं होता। मतलब वो अलग अलग चैप्टर्स को मिला देते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। 10वीं में शायद फ्रिक्शन यानी घर्षण निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला पूछ लिया जाए, जो कि सीधा फॉर्मूले में वैल्यू डालो और आंसर निकालो। हाँ, लेकिन जेईई में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वहां वो एक ऐसा ब्लॉक देंगे जो किसी ऐसे स्लोप पर फिसल रहा है जो खुद भी मूव कर रहा है। बाप रे। और इतना ही नहीं, अब छात्र को सिर्फ फ्रिक्शन नहीं निकालना है, बल्कि उस फ्रिक्शन से जो हीट पैदा हो रही है ना, उस पे थर्मोडायनामिक्स के नियम भी लगाने हैं। अरे वाह। तो अगर किसी ने सिर्फ फ्रिक्शन का फॉर्मूला रटा हुआ है तो वो तो वहीं पर एकदम फ्रीज हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि थर्मोडायनामिक्स यहाँ बीच में कहाँ से आ गया। सही कहा। मतलब जब तक किसी ने ये गहराई से नहीं समझा है कि फ्रिक्शन असल में काम क्यों करता है
और वो काइनेटिक एनर्जी के साथ कैसे जुड़ता है, तब तक वो सवाल हल ही नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा स्रोत बार बार कहता है कि कॉन्सेप्ट पर महारत हासिल करना और उसका एप्लीकेशन सीखना ही बचने का इकलौता रास्ता है। ये बात तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आती है कि हर एक कॉन्सेप्ट की इतनी गहराई में जाना होगा, उसे खोल कर देखना होगा। हाँ, लेकिन अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली सोचें तो एक नया सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? देखिए, इस तरह की डीप लर्निंग में बहुत ज्यादा समय लगेगा और यहाँ स्रोत एक ऐसा नंबर देता है जो किसी को भी डरा सकता है, रोजाना 8 से 10 घंटे की पढ़ाई। हाँ, ये वो नंबर है जिससे सुनकर अक्सर छात्र पैनिक कर जाते हैं। और पैनिक करना स्वाभाविक भी है ना। मतलब चलिए थोड़ा गणित लगाते हैं। चलिए, एक आम छात्र दिन के 6-7 घंटे स्कूल में बिताता है। ठीक है। फिर आने जाने का भी कुछ समय लगता है, फिर उसकी कोचिंग या ट्यूशन क्लास का समय है। उसे घर आकर खाना भी खाना है, थोड़ी नींद भी लेनी है। उसके बाद 8 से 10 घंटे की एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी की बात करना, ये तो गणित के हिसाब से एकदम असंभव लगता है। दिन में तो सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। सही करिए आप। कोई भी इंसान बिना भयंकर बर्नआउट के, मतलब दिमागी रूप से थके बिना, ये रूटीन कैसे फॉलो कर सकता है? क्या ये ब्लूप्रिंट छात्रों को कोई मशीन या रोबोट मानकर चल रहा है? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो बात कुछ और ही है। वो कैसे? ब्लूप्रिंट किसी से भी 8-10 घंटे का अतिरिक्त या अलग से समय निकालने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है। अच्छा, तो फिर ये 8-10 घंटे हैं क्या? यहीं पर ज्यादातर छात्र और माता-पिता सबसे बड़ी गलती करते हैं। स्रोत एक बहुत ही पावरफुल रणनीतिक फायदे की तरफ इशारा करता है, जिसे 90% सिलेबस ओवरलैप कहा जाता है। स्कूल के बोर्ड एग्जाम और जेईई के सिलेबस के बीच 90% समानता? बिल्कुल। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का जो कोर सिलेबस है ना, वो 12वीं के बोर्ड और जेईई दोनों के लिए लगभग 90% एक जैसा ही है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना? लेकिन छात्र करते क्या है, वो इन दोनों को दो अलग-अलग दुश्मन मान लेते हैं। हाँ, मैंने भी देखा है ये। वो सुबह स्कूल जाते हैं, वहां बोर्ड के हिसाब से एक चैप्टर पढ़ते हैं, फिर घर आते हैं, दूसरी किताबें खोलते हैं और उसी चैप्टर को जेईई के लिए बिल्कुल शुरुआत से फिर से पढ़ने लगते हैं। ये तो बिना किसी वजह के अपनी मेहनत और समय को दोगुना करने वाली बात हो गई। मतलब आप एक ही चीज को 2 बार अलग-अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। एकदम सही। और इसी वजह से बर्नआउट होता है। ब्लूप्रिंट का समाधान है एक इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब सब कुछ एक साथ? हाँ, इसका मतलब है कि जब कोई छात्र स्कूल में बैठा है या मूलभूत समझ के लिए अपनी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ रहा है, तो वो उसे सिर्फ स्कूल का टेस्ट पास करने के लिए ना पढ़े। तो वो कैसे पढ़े? वो उसी समय उस टॉपिक के बेसिक क्यों और कैसे वाले सवालों को क्लियर करें। देखिए, एनसीईआरटी की किताबें बेसिक्स को बहुत ही शानदार तरीके से समझाती हैं। तो अगर मैं इसे सही समझ रही हूँ, मान लीजिए कोई छात्र रोटेशनल मोशन पढ़ रहा है। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो उसे स्कूल में सिर्फ इसलिए डेरिवेशंस रटने नहीं चाहिए कि कल उसका कोई टेस्ट है। बिल्कुल नहीं। उसे वहीं स्कूल के क्लास में उस मैकेनिज्म को इतनी गहराई से समझ लेना चाहिए कि जब वो घर वापस आए तो उसे थ्योरी दोबारा ना पढ़नी पड़े, वो सीधा हाई लेवल एप्लीकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जा सके। एकदम सही समझा आपने। इसे कहते हैं अपने समय और मेहनत को स्टैक करना। स्टैक करना? हाँ, मतलब एक के ऊपर एक रखना। जब कोई इस तरह से पढ़ता है तो स्कूल में बिताए गए घंटे, कोचिंग के घंटे और घर पर डेस्क पर बिताए गए घंटे, ये सब आपस में जुड़ जाते हैं। अरे वाह! 8 से 10 घंटे का जो जादुई आंकड़ा है ना, वो इसी तरह से हासिल होता है। ये रात के अंधेरे में अकेले बैठकर 10 घंटे लगातार पढ़ने के बारे में नहीं है। हाँ, वो तो पागलपन हो जाएगा। ये पूरे दिन भर में एक्टिव और इंटीग्रेटेड फोकस बनाए रखने के बारे में है। ये नजरिया सच में समय की पूरी समस्या को बदल कर रख देता है। मतलब समय की कमी असल में रणनीति की कमी है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन चलिए, हमने ये मान लिया कि इस ओवरलैप का फायदा उठाकर हमने समय निकाल लिया। ठीक है, पर उस समय का किस वक्त क्या इस्तेमाल करना है, ये भी तो जरूरी है ना, क्योंकि हमारा दिमाग दिन के अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की चीजों को बेहतर तरीके से समझता है। हाँ, साइंस भी ये कहता है। और ब्लूप्रिंट में एक बहुत ही स्पष्ट डेली रूटीन की बात की गई है। हाँ, और वो रूटीन बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर हम इस रूटीन की शुरुआत देखें तो ब्लूप्रिंट साफ तौर पर सुबह जल्दी उठकर रिवीजन करने की सलाह देता है। सुबह उठकर रिवीजन? खास तौर पर उन कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलों का रिवीजन जो पिछले दिन सीखे गए थे। लेकिन सुबह ही क्यों? मतलब कई लोग तो रात में देर तक पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हें रात की शांति अच्छी लगती है। देखिए, व्यक्तिगत पसंद अपनी जगह है, लेकिन अगर हम न्यूरोलॉजी के हिसाब से देखें ना, तो एक अच्छी नींद के बाद हमारा दिमाग दिन भर का सारा कचरा साफ कर चुका होता है, एकदम फ्रेश होता है। बिल्कुल। सुबह के वक्त कॉग्निटिव लोड यानी दिमाग पर जो तनाव होता है वो सबसे कम होता है।
उस समय कोई शोर शराबा नहीं होता, दोस्तों के मैसेज नहीं आ रहे होते हैं और स्कूल के पूरे दिन की थकान नहीं होती। ये बात तो है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिक्स करने के लिए सुबह का समय सबसे बेहतरीन होता है। ठीक है, तो सुबह का शांत समय रिवीजन और फॉर्मूलों को लॉक करने के लिए हो गया। उसके बाद दिन भर स्कूल और क्लासेस में इंटीग्रेटेड अप्रोच से पढ़ाई हो गई। हाँ, सेस खत्म हो जाएं, तब 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, बिल्कुल। और वो भी सिर्फ कमजोर विषयों पर। मुझे ये हिस्सा बहुत दिलचस्प लगा। मैं बताऊं, ये रूटीन का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सबसे जरूरी भी। ऐसा क्यों? मानव स्वभाव ऐसा है कि हम उसी चीज की तरफ भागते हैं जिसमें हम अच्छे होते हैं। जब हम कोई ऐसा सवाल हल करते हैं जो हमें आता है, तो दिमाग को डोपामीन मिलता है, एक तरह की खुशी महसूस होती है। हाँ, ये तो बिल्कुल सच है। मतलब अगर किसी की मैथ्स अच्छी है तो वो शाम को प्रोडक्टिव महसूस करने के लिए लगातार मैथ्स ही सॉल्व करता रहेगा। हाँ, और उसकी केमिस्ट्री की किताब कोने में पड़ी धूल खाते रहेगी। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए, जेई को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मैथ्स में कितना बड़ा जीनियस है, अगर वो केमिस्ट्री में 0 स्कोर कर रहा है। क्योंकि वहां तो ओवरऑल स्कोर देखा जाता है। बिल्कुल, वहां फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों का बराबर वजन है। शाम का समय वो वक्त होना चाहिए जब छात्र अपनी उस झूठी खुशी को छोड़कर अपने सबसे मुश्किल और कमजोर विषय के साथ कुश्ती करे। लेकिन ये बोलना आसान है, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए। पूरे दिन की थकान के बाद शाम को 3 घंटे किसी ऐसे सब्जेक्ट को लेकर बैठना जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तो किसी टॉर्चर जैसा लगता है। मतलब इंसान 15 मिनट में ही बोर हो जाएगा या उसका ध्यान भटक जाएगा। इसी जगह पर ब्लूप्रिंट एक बहुत ही कमाल की तकनीक लेकर आता है, जिसे पोमोडोरो तकनीक कहते हैं। पोमोडोरो? हाँ, क्योंकि सच तो यही है कि कोई भी इंसानी दिमाग लगातार 3 घंटे तक हाई लेवल एनालिटिकल फोकस बनाए नहीं रख सकता। पोमोडोरो, मुझे ये तकनीक ना जिम में की जाने वाली इंटरवल ट्रेनिंग जैसी लगती है। वो कैसे, थोड़ा समझाइए। देखिए, अगर कोई जिम ट्रेनर मुझसे कहे कि ट्रेडमिल पर पूरी स्पीड में 1 घंटे तक लगातार दौड़ो, तो मैं शायद 10 मिनट में ही बेहोश हो जाऊंगी। हाँ, कोई भी हो जाएगा। और फिर से स्प्रिंट करो तो मैं उस वर्कआउट को बहुत लंबे समय तक कर सकती हूँ। पोमोडोरो भी तो दिमाग की मांसपेशियों के लिए बिल्कुल वैसी ही इंटरवल ट्रेनिंग है ना? ये बहुत ही सटीक एनालॉजी दी है आपने। पोमोडोरो तकनीक में 25 से 30 मिनट का एक सेशन होता है। ठीक है। उस 25 मिनट के दौरान फुल स्प्रिंट करनी है, मतलब कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ डीप फोकस। और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ये जो 5 मिनट का ब्रेक है ना, ये दिमाग के न्यूरल पाथवेज को ठंडा होने और जो जानकारी अभी प्रोसेस की है उसे सेटल होने का मौका देता है। तो मतलब वो ब्रेक टाइम वेस्ट नहीं है, वो रिकवरी टाइम है। बिल्कुल। जब आप 3 घंटे के एक डरावने पहाड़ को 25-25 मिनट के छोटे और मैनेज करने लायक हिस्सों में तोड़ देते हैं, तो एक मुश्किल और बोरिंग विषय भी अचानक से आसान लगने लगता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। तो अब हमारे पास पूरे दिन का एक रिदम आ गया है। सुबह का समय रिटेंशन के लिए, दिन का समय इंटीग्रेटेड लर्निंग के लिए, और शाम का समय पोमोडोरो की मदद से अपने कमजोर विषयों पर इंटरवल ट्रेनिंग करने के लिए। एकदम परफेक्ट समरी है ये। लेकिन ब्लूप्रिंट यहीं खत्म नहीं होता। इसमें वीकेंड्स यानी शनिवार और रविवार के लिए एक अलग ही रणनीति है। हाँ, स्रोत सुझाव देता है कि वीकेंड पर 10 से 12 घंटे का समय सिर्फ मॉक टेस्ट और डीप रिवीजन के लिए होना चाहिए। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि सोमवार से शुक्रवार तक का समय ज्ञान इकट्ठा करने के लिए है, लेकिन उस ज्ञान का असली परीक्षण तो वीकेंड पर ही होता है ना। सही बात है। हफ्ते भर में जो भी डाउट्स या शंकाएं जमा हुई हैं, वीकेंड उन्हें सुलझाने का समय है। और सबसे अहम बात, ये असली एग्जाम के माहौल का सामना करने का समय है, जिसे हम मॉक टेस्ट कहते हैं। और मुझे लगता है कि ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है, नेगेटिव मार्किंग। ओह, नेगेटिव मार्किंग, ये तो पूरा गेम ही पलट देती है। हाँ, ये नियम पूरी साइकोलॉजी को बदल देता है। आप सिर्फ सही जवाब देने पर नंबर नहीं पाते, बल्कि एक गलत कैस करने पर अपने कमाए हुए नंबर भी गंवा देते हैं। नेगेटिव मार्किंग ही वो चीज है जो टॉप रैंकर्स को बाकी भीड़ से अलग करती है। वो कैसे? देखिए, किसी के पास दुनिया भर की नॉलेज हो सकती है, सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो सकते हैं, लेकिन अगर उसे ये नहीं पता कि कौन सा सवाल छोड़ना है, तो वो अपना स्कोर बर्बाद कर लेगा। अच्छा, मतलब क्या नहीं करना है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। मॉक टेस्ट और पिछले साल के पेपर्स यही सिखाते हैं। वो दबाव में टाइम मैनेजमेंट और सवाल छोड़ने की कला सिखाते हैं। नेगेटिव मार्किंग के डर से जुड़ी एक बहुत ही अजीब सी बात स्रोत में दी गई है, जिसने मेरा ध्यान खींचा। क्या बात है वो? इसमें सुझाव दिया गया है कि रोज रात को सोने से पहले
कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल यानी MCQs हल करने की आदत डालनी चाहिए। मुझे ये बहुत ही उल्टा लगा। मतलब सोने से पहले तो दिमाग को रिलैक्स करना चाहिए ना। MCQ हल करने से तो दिमाग और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और एंजाइटी बढ़ जाएगी। ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है कि आखिर सोने से पहले MCQ क्यों? हाँ, क्यों? अगर हम ध्यान से देखें तो ये कोई ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है। ये असल में डर को खत्म करने का एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल हैक है। डर को खत्म करने का हैक? ये कैसे काम करता है? सोचिए कि परीक्षा हॉल में छात्रों को घबराहट क्यों होती है? क्योंकि बहुत प्रेशर होता है। हाँ, और वो घबराहट इसलिए होती है क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट, वो जो 4 विकल्पों का कंफ्यूजन होता है और नेगेटिव मार्किंग का डर, ये सब दिमाग को एक बहुत बड़े खतरे जैसा लगता है। दिमाग उसे एक खतरे की तरह देखता है। लेकिन अगर कोई हर रात सोने से पहले 10 या 15 MCQ बिना किसी दबाव के हल करता है, तो वो अपने दिमाग को एक संदेश दे रहा है। क्या संदेश? कि ये कोई खतरा नहीं है, ये तो बहुत नॉर्मल बात है। बिल्कुल, वो अपने दिमाग को बता रहा है कि MCQ हल करना बिल्कुल ब्रश करने या सोने जाने जैसा ही एक साधारण सा काम है। अरे वाह! जब वो परीक्षा हॉल में बैठता है ना, तो उसका दिमाग पैनिक मोड में नहीं जाता, क्योंकि वो तो बस अपनी रोज रात वाली रूटीन का एक काम कर रहा होता है। ये तो कमाल का माइंड हैक है। मतलब आप नेगेटिव मार्किंग और ऑब्जेक्टिव पैटर्न के प्रति खुद को पूरी तरह से डिसेंसिटाइज कर रहे हैं। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, डिसेंसिटाइज करना। और मुझे लगता है कि सोने से ठीक पहले जो पैटर्न हम सॉल्व करते हैं, हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड रात भर नींद में उसी प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न पे काम करता रहता है। सही कहा। इससे एक बहुत ही शांत तरह का आत्मविश्वास पैदा होता है और ब्लूप्रिंट इस बात पर बहुत जोर देता है कि बिना तनाव के एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही ये 2 साल की लंबी मैराथन पूरी की जा सकती है। तो चलिए इस पूरी चर्चा के सारे धागों को एक साथ समेटते हैं। चलिए। ये ब्लूप्रिंट सिर्फ पढ़ाई का टाइम टेबल नहीं है, ये एक मास्टर क्लास स्ट्रैटेजी है। हमने देखा कि रट्टा मारने को पूरी तरह से खिड़की के बाहर फेंकना है और क्यों और कैसे के मैकेनिज्म को समझना है। बिल्कुल। हमने सीखा कि स्मार्ट तरीके से बोर्ड और जेईई के 90% सिलेबस ओवरलैप का फायदा उठाकर कैसे समय बचाना है, अपने कमजोर विषयों को पोमोडोरो तकनीक के इंटरवल ट्रेनिंग से कैसे मजबूत करना है, और सबसे बढ़कर सोने से पहले MCQ हल करके अपने दिमाग के डर को कैसे हैक करना है। ये सच में एक बहुत ही समग्र, या यूं कहें कि एक पूरा इकोसिस्टम है जो परीक्षा की कठिनाई का सम्मान भी करता है और उससे पार पाने का एक लॉजिकल रास्ता भी देता है। तो अंत में इस सब का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाने के बारे में है? अगर हम थोड़ा और गहराई में जाकर सोचे ना, तो ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक फिजिक्स या मैथ्स का टेस्ट पास करने तक सीमित नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में एक इंसान के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के बारे में है। वो कैसे? देखिए, जब कोई रट्टा मारना छोड़कर चीजों के मूल कारणों को समझना सीख लेता है, जब वो एक बहुत बड़े और डरावने सिलेबस को 25-25 मिनट के पोमोडोरो स्प्रिंट्स में तोड़ना सीख लेता है, तो वो असल में क्या कर रहा है? वो शायद असल जिंदगी की बड़ी समस्याओं को हल करने की ट्रेनिंग ले रहा है। बिल्कुल। वो भविष्य में चाहे एक इंजीनियर बने, एक कंपनी का CEO बने या कोई रिसर्चर बने, जिंदगी में भी तो ऐसी ही डरावनी और जटिल समस्याएं आएंगी ना। हाँ, बिल्कुल आएंगी। तब भी शांत रहकर समस्या को छोटे हिस्सों में तोड़ना और फंडामेंटल्स का इस्तेमाल करना ही काम आएगा। असल में देखें तो जेईई की ये तैयारी वास्तविक दुनिया का एक बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्वर बनने का एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये एक बहुत ही शानदार और गहरा नजरिया है। ये सोचना कि आज सॉल्व किया गया एक एक सवाल सिर्फ कॉलेज की सीट के लिए नहीं, बल्कि खुद को एक ऐसा इंसान बनाने के लिए है जो जिंदगी के किसी भी हाईवे पर रेसिंग बाइक चला सकता है। एकदम सही। जो भी लोग इस सफर में हैं, उन्हें अब उस बाइक के इंजन से डरने की जरूरत नहीं है। बस उसके पुर्जों को समझिए, स्पीड अपने आप आ जाएगी। इस गहन चर्चा में मेरे साथ जुड़ने और इन बारीकियों को इतने अच्छे से खोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत ही बेहतरीन चर्चा थी, मुझे भी बहुत मजा आया। हमेशा कुछ नया सीखते रहिए, क्यों और कैसे पर सवाल उठाते रहिए। हम आपसे मिलेंगे अगली गहन चर्चा में।